श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं ज़िले के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटे, और जो हमारे साथ ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो हमारी दैनिक खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। बारपेटे जी, जैसा कि आप और हम सभी देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से हमारे ज़िले में वर्षा हो रही है और काफ़ी तेज़ वर्षा हुई है। हाँ, जितनी कि सावन और भादो माह में नहीं हुई, उससे भी ज़्यादा वर्षा हुई है। बिल्कुल। और इसका जो परिणाम देखा गया है वो कृषि क्षेत्र पे भी है, दूसरे क्षेत्रों पर भी है, और जो हमारी खरीफ की फसलें खेतों में खड़ी थी उन पर भी इसका विपरीत जो प्रभाव देखा गया है। लेकिन एक पहलू दूसरा ये भी है कि इस बारिश से आने वाले सीज़न के लिए लाभ भी है। तो आप किस तरह से हमारे किसानों को निर्देशित करेंगे कि वे ऐसी तैयारी करें कि जो घाटा या नुकसान अभी उनको हुआ है खरीफ सीज़न में, उसकी भरपाई आने वाले सीज़न में हो सके? बिल्कुल, जो पूर्णतः असिंचित हमारे क्षेत्र हैं, जहाँ पे सिंचाई संसाधन बिल्कुल जीरो है, जी एक भी पानी नहीं है, उन किसानों को ये जो बारिश हुई है, इसकी नमी के आधार पे जो सबसे कम नमी में होने वाली फसलें हैं, उनको लगाना चाहिए तुरंत। अगला हम एक भी पानी अगर उस फसल को नहीं देते हैं तब भी वो हमको उत्पादन दे जाएगी। जी तो ये पानी ऐसी फसलों के लिए एक तरह से अमृत वर्षा है। सोयाबीन और मक्का को कुछ क्षति हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं, हो तो हुआ है नुकसान, पर इस नमी का हम लाभ ले सकते हैं। जैसे अलसी है, सिर्फ उग जाएगी, अंकुरण हो जाएगा तो आपको उत्पादन दे जाएगी। जी मसूर है, ये भी अंकुरण अगर हो गया तो आपको उत्पादन दे जाएगी, कम से कम 3 कुंटल 4 कुंटल एकड़ आपको इनका उत्पादन मिलेगा। ऐसे ही सरसों एक फसल है जो सिर्फ वर्षा आधारित जो नमी है उसके आधार पे आप उसकी खेती कर सकते हैं। तो इन 3 फसलों को अविलंब किसान खेत को तैयार करे और अगले 2-4-5 दिन के अंदर इनकी बोनी कर दे तो निश्चित रूप से जो क्षति हुई है उससे उसको फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त जहाँ हमारे पास सिंचाई संसाधन है, उन किसानों को चाहिए कि वहाँ पर वो खेत की तैयारी करें और पुरानी फसल के जो अवशेष है, जिसको हम पराली बोलते हैं, जी जी उसको सही तरीके से विघटित करने के लिए या बोलचाल की भाषा में सड़ाने के लिए जो हमारा कल्चर है बायोडाइजेस्टर, उसको प्रयोग करने का ये सर्वाधिक अनुकूल समय है। अगर इस समय हम बायोडाइजेस्टर का प्रयोग करते हैं तो पिछले सीजन की जो पराली है वो बहुत अच्छी तरह से विघटित होगी और हमारी ये जो मृदा है, ज़मीन है, उसका स्वास्थ्य सुधार होगा। तो इस बारिश को हम उपयोग कर सकते हैं। जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह है जी। ही, पर लाभ भी होगा। बारपेटे जी, एक बात और मेरे मन में आ रही है कि अभी एक सुपर सीडर या इस हाँ तरह जी, की मशीन हाँ आई जी, है कि हाँ जो जी, आपकी जो खेतों का कचरा है या जो हाँ, भी चीज़ें हैं, जैसा अभी आपने कहा बिल्कुल, पराली, बिल्कुल। उसको बारीक करके उसका उपयोग एक खाद के रूप में किया जा सकता है। हाँ, सुपर सीडर या हैप्पी सीडर, एक तो इसकी उपलब्धता बैतूल ज़िले में बहुत ही कम है। मेरे ख्याल में पूरे ज़िले में शायद 1-2 या 2-4 ही मशीन होगी। जी जी ये उसकी समस्या है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि सुपर सीडर या हैप्पी सीडर भी उसको बोलते हैं, इसके लिए जो भूमि का जो वो चाहिए समतल होना, जी वो बैतूल ज़िले में 4 लाख हेक्टेयर एरिया है। तो मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल में 25-50 हज़ार हेक्टेयर एरिया ऐसा है जहाँ पे सुपर सीडर या हैप्पी सीडर चल पाएगा। जी बाकी का जो हमारा क्षेत्रफल है बैतूल ज़िले का, उसके लिए ये मशीन बहुत कारगर होगी ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि बिल्कुल समतल खेत चाहिए। इसमें बोल्डर पत्थर इस तरह का या जो ऊंच नीच जो जी खेत होते हैं वहाँ पे ये मशीन चलती नहीं है। तो हम्म, मेरे ख्याल में जिनका समतल खेत है और जिनको ये मशीन उपलब्ध है वो ज़रूर इसका प्रयोग करें, ये बहुत अच्छी है। जी पर बहुत इसकी उपयोगिता सीमित है अपने ज़िले में। जी। और जैसा आपने बताया कि जो बारिश हुई है जी उसका कई जगहों पर संग्रहण भी हुआ है, हाँ जैसे जी, कुछ खेतों में बिल्कुल पानी बिल्कुल, भरा है हाँ बिल्कुल तो हुआ है, धान में गन्ने में इसका फायदा भी देखा बिल्कुल गया है। फ़ायदा है। और यदि हम आने वाले फसल की बात करें, जैसे गेहूं है, चना है, हम्म, ये विशेष रूप से दो फसलें हमारे यहाँ ली जाती हैं, तो उसमें जो पलेवा के लिए पानी हाँ लगता तो वो है या आपका वो बचेगा, वो आपका हाँ, उसका भी उपयोग हो बिल्कुल सकता बिल्कुल है। होगा। और एक बात जो विशेष रूप से हमारे किसान भाई जिस बात पर ध्यान नहीं देते हैं वो है बीज की मात्रा कितनी लेना चाहिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। देखिए, मैं सबसे पहले गेहूं को लेके आपसे बात करूंगा।
गेहूं में बैतूल ज़िले में सामान्य तौर पे हमारा किसान 1.5 से 2 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर बो रहा है। औसत में बात करूं जी। तो 1.5 क्विंटल से ज़्यादा ही बो रहा है। इसमें एक सिंपल एक लाइन का गणित किसान ध्यान रखे, जो प्रजाति का आपने चयन किया है उसके 1000 दानों को गिन लें और उनका वज़न करें। 1000 दानों का वजन 36 ग्राम से लेके तो 56 ग्राम की रेंज है इसकी गेहूं में। कुछ प्रजातियां हैं जिनका दाना बारीक है, वो 35 ग्राम 36 ग्राम आएगा, और जो हमारी बोल्ड सीडेड या ड्यूरम वैरायटी है उनका वज़न 55-56 ग्राम तक होता है। तो 1000 दानों का वजन जितने ग्राम हो उतने किलो बीज 1 एकड़ में बोना है जी। ये बहुत बड़ा रामबाण नुस्खा है। 1000 दानों का वजन जितने ग्राम हो उतने किलो बीज 1 एकड़ में बोना है। तो ये लगभग 36 ग्राम से 56 ग्राम के बीच में रहेगा। अगर 36 ग्राम है तो 1 एकड़ में 36 किलो बोइए, 56 ग्राम है तो 1 एकड़ में 56 ग्राम बोलिए। इसके अलावा एक चीज़ और है जो बीज दर को थोड़ा सा प्रभावित करती है, आपके बोने का समय क्या है। अगर आप गेहूं को सही समय पे बो रहे हैं, सही समय का मतलब है हमारे यहाँ की परिस्थिति में 5 नवंबर के बाद और 25 नवंबर के पहले, ये गेहूं की बोनी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय है, 5 नवंबर से 25 नवंबर। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ये लागू होगा। अब मान लो आप इसके पहले बोनी कर रहे हैं कि अक्टूबर में बोनी आप कर रहे हैं, 20 अक्टूबर के बाद आप बोनी कर रहे हैं गेहूं की, या आप 25 नवंबर के बाद बोनी कर रहे हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में आपको 10 से 15% बीज दर बढ़ा के बोना है। लेट बो रहे हैं तब भी और जल्दी बो रहे हैं तब भी। जी। दूसरी हमारी एक फसल है चना। चने की फसल एक्चुअल में जो देसी चना पुराना हमारा है, घर का बीज अगर आप कई पीढ़ियों का उपयोग कर रहे हैं, उसकी बीज दर अलग है। वो हम 28 किलो 30 किलो प्रति एकड़ बोते हैं। पर अब जो नई प्रजातियां आ गई है, बहुत लंबी श्रृंखला है उसकी, RVG 202, 203, 204, JG 12, JG 16, JG 116, ये जो प्रजातियां हमारी है, जो उन्नत प्रजातियां हैं, अगर इन उन्नत प्रजातियों का बीज आप ले रहे हैं और अच्छी ज़मीन में बो रहे हैं तो 1 एकड़ में 20 किलो से ज़्यादा मत बोइए, क्योंकि ये सब फैलने वाली प्रजातियां हैं। इनमें जो ब्रांचिंग है या शाखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बीज दर ज़्यादा करेंगे उत्पादन घटेगा। जी। और कतार से कतार की दूरी, खास करके चने की फसल में मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि किसी भी स्थिति में 45 सेंटीमीटर से कम ना रखें, कतार से कतार की दूरी। अभी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक चने उत्पादक किसानों का समूह है जो एक कतार से दूसरी कतार 20 सेंटीमीटर रख रहे हैं, 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, जिसको बोलचाल की भाषा में किसान गेहूं ताश बोलता है कि साहब गेहूं के लिए ये दूरी अनुशंसित है। तो वैसा ही चना को भी बो रहा, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप नया बीज लगा रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर ही रखें। और इस फसल में भी कम से कम एक बार कोल्पा चलाएं, कोल्पा या डौरा जिसको हम बोलते हैं वो ज़रूर चलाएं। जी। और एक बात जो हम देखते हैं बारपेटे जी की उर्वरक और जो खाद है, हाँ जी, उसके ऊपर भी हमारे किसान का काफ़ी व्यय होता है। बिल्कुल होता है। और वर्तमान परिस्थिति में यदि हम कहें तो रासायनिक उर्वरकों पर जो है जोर अधिक है। और हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि DAP की कुछ उपलब्धता सभी जिलों में, हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी कम है, और जिसके लिए किसान भी थोड़े से चिंतित हैं, परेशान हैं। शासन प्रशासन भी उसकी व्यवस्था में लगा हुआ है। जी हाँ। तो क्या ऐसा कोई विकल्प हो सकता है हमारे स्तर पर कि जो इसके देखिए, इसका काम कर सके? DAP डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें 18% नत्रजन है और 46% फास्फोरस है। ये ध्यान से सुनने वाली बात है, 18-46, और पोटास इसमें 0 है। हमारे यहाँ पे गेहूं और चने की जो प्रमुख फसलें हैं इनमें पोटास की भी आवश्यकता है। तो मेरी किसान भाइयों को ये सलाह है कि DAP अगर उपलब्ध भी है तब भी DAP का चयन नहीं करे, क्योंकि उसमें पोटास 0 है।
तो हमको तो जो दूसरे एनपीके के नाम से जो खाद आ रहे हैं 12-32-16 बहुत कॉमन एक खाद है, 14-35-14 एक कॉमन है, दूसरे भी कुछ और फार्मूले आ चुके हैं कि 20-20-20, 15-15-15 इस तरह के, ये जहाँ पे तीनों डिजिट लिखी हुई है कि 12:32:16, इसका मतलब उसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है और 16% पोटास है। तो ये जो संतुलित मात्रा है, तीनों प्रमुख तत्व जिस खाद से हमको मिल रहे हैं उनका चयन हमको करना चाहिए। डीएपी उपलब्ध होने के बाद भी डीएपी की खाद वहाँ अनुकूल है जहाँ पे पोटास बहुत अच्छा है या पोटास हम अलग से दे रहे हैं। तो बैतूल ज़िले में बड़े पैमाने पे पोटास की कमी है ज़मीन के अंदर, तो हमारी सलाह है 12-32-16 या 14-35-14 इन खादों का प्रयोग करें। और आपने एक बात और कही कि साहब पैसा लग रहा, निश्चित रूप से बहुत महंगा आदान है ये, और ये किसान को और सरकार को दोनों को बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इसकी मात्रा को आप 50% कर दीजिए, जो आप प्रयोग कर रहे हैं उस मात्रा को 50% कट कर दीजिए। और बोते समय जो जैव उर्वरक है, जैसे गेहूं की फसल के लिए अजेटोबैक्टर, पीएसबी और केएसबी कल्चर, चने की फसल के लिए राइजोबियम, पीएसबी और केएसबी कल्चर, ये कल्चर जीवाणु खाद जिसको हम कहते हैं वो उपलब्ध है। और अगर हम इन जीवाणु खादों का प्रयोग करते हैं तो ये जीवाणु खाद 50% तक पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। तो आपके रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता 50% कम हो जाएगी, आपकी लागत कम हो जाएगी। और जो जैव उर्वरक है ये पोषक तत्व उपलब्ध कराने के साथ साथ भूमि की जैविक दशा, भौतिक दशा और रासायनिक दशा उसको सुधारते हैं। रासायनिक खाद ये दशाओं को बिगाड़ते हैं। और मैं किसान की भाषा में कहूँ कि रासायनिक खाद आपकी ज़मीन को बीमार करते हैं और जैविक खाद आपकी ज़मीन को स्वस्थ करते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुने। मेरा निवेदन है कि 12-32-16, 14-35-14 के साथ हम जैव उर्वरक को ज़रूर प्रयोग करें।